हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। जो लोग भी नए हैं, दिस इज़ समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट फैकल्टीज़, आप देख लीजिएगा। आइए लेक्चर में आगे की ओर पढ़ते हैं। अभी तक इंडियन पॉलिटी में आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं और एक एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक आप जो अपना है वो है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं। जो रेड हो चुके हैं वो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, जो ग्रीन है वो आज का हमारा टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको उठाया है, आप देख लीजिए। जैसे कि बल्कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बायस, ए सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप, 3 टियर गवर्नमेंट, ये सबको हम एक एक करके देखेंगे। और इसी के साथ हम कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि भाई कोई नई चीज़ आती है तो उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे अगर कोई बुक पब्लिश हो रही है तो उसको अच्छा बताने वाले लोग भी होते हैं, उसमें जो कमी होती है वो भी बताने वाले लोग होते हैं। तो देखेंगे ये सारे पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। आइए पहला फीचर देखते हैं, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया था। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अपना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसमें जो चीज़ें होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं। मतलब कि जितने भी सारे प्रोविजंस होंगे, रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, वो सारे प्री प्लान्ड होंगे, पहले से ही चीज़ों को फिक्स कर दिया जाएगा। और ये जो अनरिटन होता है, ये जो रहता है वो डायनेमिक रहता है। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी उसके हिसाब से रूल्स बनते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है किससे, पार्लियामेंट से। और इसमें क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ दूं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है या इम्पॉर्टेंट फीचर्स को रखता है क्योंकि वो कई कॉन्स्टिट्यूशन के मिक्सचर्स को शो करता है। कुछ फीचर्स यहाँ के हैं तो कुछ यहाँ के हैं, कुछ उसके खुद के अपने हैं। तो वही हम आगे देखते हैं। जैसे कि पहला फीचर अपना है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, लेंथिएस्ट मतलब कि बल्कि बड़ा, ये कैसे हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो अगर इनिशियल लेवल पे बात की जाए, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो अपने यहाँ आर्टिकल्स कितने थे, अपने यहाँ आर्टिकल्स थे 395 और पार्ट्स कितने थे, पार्ट्स थे 22 और शेड्यूल्स थी 8। ठीक है, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चीज़ें ऐड हुई, उसके बाद और बढ़ता हो गया। इसी टाइम पर ये बहुत बल्कि है अपने आप में, और उसके बाद भी इसमें अमेंडमेंट होने के बाद चीज़ें और आई। तो अगर हम आज की कंडीशन में देखें तो यहाँ पर लगभग 450 प्लस आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं 25 पार्ट्स में, और शेड्यूल्स अपनी हो गई 12। और इन बिटवीन एक अमेंडमेंट तो ऐसा आया जो कि 42nd अमेंडमेंट है, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इसको, इस अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बल्कि है। और इसके बल्कि होने के कुछ और भी रीजन्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर, इंडिया का जो एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा है, एरिया वाइज इंडिया बड़ा है। ठीक है, और दूसरा, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हर फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ अपने आप बड़ी ही हो जाएगी। अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ लिखना है, कुछ समझाना है या कुछ समझना है तो वो अपने आप में बढ़ी जाएगी। तो एक तो एरिया की वजह से और दूसरा यहाँ की डाइवर्सिटी की वजह से। एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्चुअल में हुआ क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है
अप्रॉक्स 250 आर्टिकल्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो अपने आप में एक खुद बल्कि डॉक्यूमेंट है, और वहाँ से इन्होंने 250 आर्टिकल्स को 250 आर्टिकल्स को कवर किया है, जिसकी वजह से ये और बल्कि हो जाता है। और एक और रीज़न है कि हमारी कंट्री का जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि जैसे भाई अपने यहाँ सेंटर भी है, स्टेट भी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही है, ठीक है, इस वजह से भी ये बल्कि हो जाता है। आइए सेकंड फीचर्स देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना वो बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज से लिया गया है, वेरियस सोर्सेज है। इस पर मैं एक अलग से छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा, तो यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि अपना जो आर्टिकल है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उससे लिया गया है और 10 कंट्रीज़ से हमारे यहाँ प्रोविजंस लिए गए हैं। एक तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रोविजंस सारे लिए गए हैं, सारे नहीं मतलब 250 आर्टिकल्स लिए गए हैं, और बाकी 10 कंट्रीज से हमारा प्रोविज़न लिया गया है। आइए अगला फीचर देखते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड मीन्स मिक्सचर, रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोनों का ही मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए पहले ये देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल का मीन क्या है आइए देखते हैं। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट एज फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर उस वाले कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो हमें स्पेशल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और ये ये जो केस अराइज होता है ये मैक्सिमम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्योंकि जहाँ चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड है तो वहाँ पर हमको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसका प्रोसीजर जो होगा वो स्पेशल होगा, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल क्या मीन है वो देख लीजिए। ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जैसे सिंपल चीज़ों को चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, वही रूल फॉलो करके हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये होता है डायनेमिक कंडीशन वाली उसमें। तो डायनेमिक कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, वो होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इसका एग्जांपल देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ इसका एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब इंडिया क्या है, इंडिया इन दोनों ही टाइप के फीचर्स को रखता है अपने में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस दोनों ही टाइप के फीचर्स हैं, ये रिजिड भी है कहीं पे तो कहीं पे फ्लेक्सिबल भी है। अब कैसे है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ आर्टिकल 360 की बात करें, आर्टिकल 368 की बात करते हैं। आर्टिकल 368 क्या करता है, अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो ये आर्टिकल इम्पोज होता है, ठीक है, एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है हमें तो हम इसी आर्टिकल के अंदर करते हैं, और इस आर्टिकल के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आप इतना समझ लीजिए अभी 2/3 मेजॉरिटी होती है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमें ये कंडीशन चाहिए होती है। और वहीं कुछ अगर हमें अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ और चेंजेस करने हों तो उसमें हमको सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी कह लीजिए या ऑर्डिनरी, ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी समझ लीजिए। तो देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज की बात करें तो ये एक टफ़ सिचुएशन है ना, टफ़, तो इसलिए ये रिजिड है। यहाँ पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कोई चेंज करना है तो ये 368 इम्पोज होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको कौन सा फीचर दिखा रहा है, रिजिडिटी का, ठीक है, रिजिड है। और ये आपको फ्लेक्सिबल होने का दिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी से ही होगी, कुछ चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाती हैं, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से भी हो जाते हैं, ओके। आइए देखते हैं नया फीचर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। अब इसको समझने से पहले आप ये समझिए फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। एक्चुअल में इस लेक्चर में हो क्या रहा है, हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा,
क्योंकि अगर मैं और लोगों की तरह चाहूँ तो पढ़ा के बस फीचर्स आपको बता के चला जाऊँ कि सिंगल सिटीजनशिप है, फेडरल सिस्टम है, विद यूनिटरी फीचर है, ये है, वो है, XYZ करके निकल जाऊँ। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका एग्ज़ाम तो निकले आपको उसके साथ साथ उसकी बेसिक जानकारी भी हो कि भाई ये जो चीज़ लिखी है वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी फीचर क्या होते हैं। तो देखिए, फेडरल सिस्टम का मीन हम ऐसे ले सकते हैं, जहाँ भी दो गवर्नमेंट होती हैं, फेडरल सिस्टम के फीचर्स में आता है, वहाँ दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने यहाँ भी है, अपने यहाँ जैसे एक सेंटर है और एक स्टेट है, ठीक है, दो गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट चलती हैं। तो ये फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस होता है ना, पावर्स का डिवीजन होता है, तो वो भी है, ये फीचर्स भी है अपने यहाँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिजिड मैंने आपको दिखाया, आर्टिकल 368 अभी पीछे ही दिखाया आपको, तो रिजिड भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ अपने यहाँ 3 पिलर कहे जाते हैं ना, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, और तीनों ही आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ ये भी फीचर है अपने यहाँ। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि 2 सदनी है, मतलब 2 हाउसेस, ठीक है। तो अपने यहाँ अगर चाहे सेंटर में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स में देखें तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो ये सारे ही फीचर अपने यहाँ है ना, तो फेडरल सिस्टम तो है ही अपने यहाँ। अब यूनिटरी फीचर क्या होता है? यूनिटरी फीचर मतलब ये समझ लीजिए नॉन फेडरल फीचर्स, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखिए स्टेट से ज़्यादा अपने यहाँ सेंटर पावरफुल है ना। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अपना सिंगल ही है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप अपने यहाँ है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने भी आपको पीछे दिखाया कि मतलब अगर हमें हमारे यहाँ कुछ चेंजेस अगर करने हो तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही चेंजेस आर्टिकल 368 से ही हों, वो सिंपल या ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से भी हो जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीन क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीन देखिए, एक तो अपने यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो फेडरल सिस्टम को शो कर रहा है, एक इंटीग्रेटेड मीन्स है कि जैसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आपस में जुड़ी रिलेटेड, फिर उनको असिस्ट करने के लिए कह लीजिए हाई कोर्ट, फिर इनको असिस्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इनको भी असिस्ट करने के लिए पंचायत। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में फेडरल सिस्टम है और विद यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है, हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड, क्या फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। और ये किसने कहा है? केसी वेरे ने कहा है। इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फेडरल या फेडरेशन वर्ड है ना, ये कहीं भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया। 0 टाइम्स अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहीं भी एक बार भी ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ओके। अगला फीचर देखिए, ए सेक्युलर स्टेट। इसको समझने के लिए पहले इन चीज़ों को देखिए कि ये फीचर क्यों है हमारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेक्युलर स्टेट, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन इंडियन स्टेट का है नहीं, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज़ होती ना, तो वो पर्टिकुलरली इस्लामिक जो रिलीजन होता है उन्हीं को फॉलो करती हैं। तो ऐसा इंडिया का कोई नहीं है कि हम कह सकें कि ये इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि हमारी प्रेम्बल जो है वो भी सिक्योर करती है, मतलब हमको राइट्स देती है, क्या? ऑल सिटीजन, जितने भी हम नागरिक हैं भारत के, वो किसी भी धर्म की मतलब उपासना कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पूजा पाठ प्रार्थना जो भी है उन सबको फॉलो कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट अपने यहाँ है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है, यहाँ स्टेट का मतलब देखिए बता दूँ, स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, या कोई बॉडी जो होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं। मतलब ये एक स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये अपने आप में एक काफ़ी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कह लीजिए, उनका मीन होता है स्टेट का मीन यहाँ पे। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सही बात है, अपने यहाँ ये भी नहीं है। हम भाई किसी को रिलीजन के बेस्ड पे तो क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, ना ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं।
और नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। ठीक है, एक और फीचर है कि हमारे यहाँ जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्या हिंदू धर्म पढ़ाया जाता है या इस्लाम धर्म पढ़ाया जाता है या कुछ और पढ़ाया जाता है। वैसे आप अपने अपने पढ़ा सकते हैं, जैसे मदरसे होते हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो ओपन स्कूल्स होते हैं, ओपन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट चला रहा होगा, जिनको रन कर रहा होगा, उसमें कोई भी रिलीजियस आप एजुकेशन उस हिसाब से नहीं दे सकते जिससे कि ये इंडिकेशन जाए कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने स्कूल में पढ़ें तो आपको कभी ऐसा तो नहीं कि हिंदुइज्म पढ़ाया गया होगा, इस्लाम पढ़ाया गया होगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया गया होगा, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं ना, इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर स्टेट को शो करता है। ठीक है, इसीलिए इसका एक फीचर है सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड विधानसभा। एवरी सिटीजन who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on। ठीक है, मतलब इन्होंने जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनके लिए जो लोग भी 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 18 या 18 से ऊपर के ही होने चाहिए, वही वोट कर सकते हैं। और ये राइट सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 18 के ही तो वोट कर दिए, मतलब आपको 18 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही आपके साथ ये भेदभाव भी नहीं होगा कि आपकी कास्ट है, भले ही आप 18 के हैं लेकिन आप इस कास्ट के हैं तो नहीं दे सकते, आप इस जाति के हैं तो नहीं दे सकते, आप गोरे हैं तो दे सकते हैं, काले हैं तो नहीं दे सकते, ये आपका धर्म है, हिंदू है तो दे सकते हैं, मुस्लिम हैं तो नहीं दे सकते, आप मेल हैं तो दे सकते हैं, फीमेल हैं तो नहीं दे सकते। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक मेन फीचर कि आप 18 या 18 से अबव होने चाहिए, और बाकी इन बेसिस पे आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये शुरुआत में जो लिमिट थी वो 21 साल थी। ठीक है, इसको घटा के बाद में 18 कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला फीचर देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है, जबकि ये कहीं ना कहीं फेडरल फीचर्स को भी रखता है। लेकिन फेडरल फीचर्स में होता क्या है, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे अमेरिका है, आपने उसका फ्लैग देखा होगा, यहाँ साइड में आपको 50 स्टार्स दिखते होंगे, मतलब कि वो जो है वो फेडरेशन है किसका, वो 50 स्टेट से, 50 राज्य से मिलकर बना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके पास 2 ड्यूअल सिटीजनशिप से होती है। एक तो अमेरिकन होती है सिटीजनशिप, ठीक है, अगर देखा जाए होल कि वहाँ वो अमेरिका के नागरिक हैं, ठीक है, अमेरिकन सिटीजनशिप। और दूसरी, जैसे मान लीजिए कोई बंदा मैक्सिको का है, ठीक है, मैक्सिको में रहने वाला है, तो उसके पास एक मैक्सिकन होगी, मैक्सिकन सिटीजनशिप। ठीक है, इस तरीके से वो 2 रखता है, मतलब वो उस स्टेट की भी रखेगा, जैसे मैक्सिको का है तो मैक्सिकन सिटीजनशिप कोई फॉलो कर रहा है, मतलब उसके पास है, और एक ओवरऑल अमेरिकन सिटीजनशिप तो उसके पास है। तो ये जो होता है ये ड्यूअल सिटीजनशिप वाला होता है, ये फेडरल फीचर्स में होता है। इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने यहाँ पर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अगला फीचर देखिए, 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट, इसको समझिए, जैसे क्या, अगर नेशनल लेवल पे हम बात करें, नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स में स्टेट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा और लोकल लेवल पे अगर हम जाएं, लोकल लेवल पे देखिए 3 टियर गवर्नमेंट को डाला गया, जैसे कि क्या, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद।
ठीक है, यानी कि ये पंचायती राज सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट जो होता है वो पंचायती राज सिस्टम होता है, और ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा, और किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा फीचर नहीं मिलेगा। तो ये सेंट्रल पे, नेशनल लेवल पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट्स में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट, और उससे भी अगर लोकल लेवल पे अगर हम आते हैं तो ये पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना एक अनोखा फीचर है। अब हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो काफ़ी कंट्रीज से लिए गए हैं, कुछ कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से लिए गए हैं। जैसे 10 फॉरेन कंट्रीज से प्रोविजंस लेने के कारण इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कि भाई यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो हमने फॉरेन कंट्रीज से लिए हैं, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा कहा जाता है कि एक कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट है उससे लगभग 250 आर्टिकल्स हैं वो उनको डायरेक्टली ले लिया गया है। तो ये एक प्रकार कट कॉपी पेस्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेसिस पे, और ये कहा जाता है कि अन इंडियन एंड और एंटी इंडियन है, अन इंडियन और एंटी इंडियन है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का जो पॉलिटिकल नेचर है या इंडिया का जो पॉलिटिकल कल्चर है ये उसको शो ना करके, क्योंकि इसके जो प्रोविजंस हैं जो बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लिए गए हैं, तो उन ये कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिकल नेचर को यहाँ शो करता है, वहाँ के फीचर्स को शो करता है, जिसकी वजह से लोग इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज करते हैं, अन इंडियन और एंटी इंडियन। और दूसरा है अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और तीसरा है, जो नेक्स्ट है वो है एलिफेंटाइन साइज, बल्कि देखिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही बल्कि है, इतना ज़्यादा बल्कि है। और वो किस वजह से है? क्योंकि एक तो 250 आर्टिकल्स यहाँ से ले लिए हैं 1935 एक्ट से, 10 कंट्रीज से प्रोविजंस लिए गए हैं, और फिर खुद के अपने प्रोविजंस भी हैं, जिसकी वजह से ये बल्कि हो जाता है, और काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया। और ये स्पेसिफिक जो वर्ड है एलिफेंटाइन, ये इसलिए बोला जाता है, इसकी भी एक कहानी है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो मतलब ड्रॉ कर रही थी या ड्राफ्ट कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बनेगा, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, तो उस के लिए जो लोगो डिज़ाइन किया गया था उसका जो एम्बलम था वो हाथी था, एलिफेंट था। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक वर्ड यहाँ डाला गया है, एलिफेंटाइन इन साइज या बल्कि। ठीक है, और अगला जो क्रिटिसाइज किया जाता है जिस पॉइंट पे वो है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, की लैंग्वेज टिपिकल और लीगल होने की वजह से इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।